नमस्कार साथियों, आज हम तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2018 के प्रथम पारी का जो पेपर है वो हल करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न पहले वीडियो में हल किए, शेष प्रश्न आज हम हल करेंगे। तो अपना इस पेपर का आज का प्रश्न है, ऐसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्न में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता। यानी जो सिंगल फेज ऐसी प्रणाली है, इसके अंदर इनमें से किसके द्वारा सप्लाई नहीं दी जाती है। यानी ऐसी वितरण प्रणाली का पूछा है, यानी ऐसी वितरण प्रणाली में कौन कौन सी प्रणाली से हम सप्लाई दे सकते हैं, सिंगल फेज हो या थ्री फेज, और किससे नहीं दे सकते। अब देखो, 3 फेज 4 तार सिस्टम, 3 फेज 4 तार सिस्टम से दे सकते हैं। यानी 3 तो 3 फेज के, एक हो गया न्यूट्रल का। 3 फेज 3 तार सिस्टम, इससे भी दे सकते हैं 3 फेज। 1 फेज 3 तार सिस्टम, ये भी होता है। एक तो फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया और एक ग्राउंड हो गया, तो 3 तार। 1 फेज 4 तार सिस्टम ये नहीं हो सकता। 2 फेज 3 तार सिस्टम ये भी हो सकता है, 2 फेज के और एक हो गया न्यूट्रल का। तो इसमें क्या हो जाएगा, किससे हम सप्लाई नहीं ले सकते, तो क्या हो गया, यानी डी ऑप्शन, 1 फेज 4 तार सिस्टम से सप्लाई नहीं ले सकते। यानी ये नहीं प्रचलित है, तो 1 फेज 4 तार सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, एक SCR में PN जंक्शन होते हैं। SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होता है। देखो, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका प्रतीक किस प्रकार का होता है। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड और ये हो गया गेट। SCR के अंदर 3। तो अब देखो, इसमें परत पूछ ले, परतों की संख्या पूछ ले तो 4 होती है, यानी परत होती है इसके अंदर 4। यदि जंक्शन पूछ ले तो 3 होते हैं, और इसमें यही पूछा है, जंक्शन होते हैं 3। यानी PN जंक्शन पूछ ले तो PN जंक्शन होते हैं 3। और यदि संयोजक बिंदु पूछ ले, संयोजक बिंदु पूछ ले, वो भी 3। कौन कौन से हैं, एनोड, कैथोड और गेट। तो परत पूछ ले तो 4 परत, 3 PN जंक्शन और 3 संयोजक बिंदु होते हैं। तो इसमें जंक्शन पूछा है तो कितना हो गया, 3 PN जंक्शन होते हैं। किसमें, बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, पोल्टियर प्रभाव किसका विलोम होता है। पोल्टियर प्रभाव क्या है कि इसकी खोज यानी पोल्टे नामक वैज्ञानिक ने 1834 के अंदर की थी। और ये पोल्टियर प्रभाव क्या है कि 2 असमान धातु की छड़, यानी एक तो असमान का से क्या है कि अलग अलग धातु होने चाहिए, एक तो लोहा और एक तांबा। मान लो एक तो ये लोहे की छड़ है और एक ये तांबे की छड़ है, इनके एक सिरे को युग्मित कर देवे इस प्रकार से। ये 2 अलग अलग छड़ है, लोहा और ताम्र, यानी 2 अलग अलग धातु की छड़, लोहा और ताम्र, इनके एक सिरे को एक साथ युग्मित कर दे और इनको हम सप्लाई से संयोजित कर दे, तो जो ये युग्मित है वो ठंडा या गर्म होगा। अभी यदि धारा की प्रवाह की दिशा लोहे से तांबे की तरफ, बाय द मान लो इसको प्लस से संयोजित करें, इसको माइनस से, तो धारा की प्रवाह की दिशा लोहा से तांबे की तरफ है, तो ये युग्मन गर्म होगा। और इसके विपरीत यदि इसको प्लस से संयोजित करें, इसको माइनस से, धारा की प्रवाह की दिशा ये हो जाए, तो ये शीतलन प्रभाव दर्शाएगा। तो यह पोल्टे प्रभाव, तो ये किसका विपरीत है, ये सीबेक के प्रभाव का विपरीत है। सीबेक का प्रभाव क्या है कि यदि 2 अलग अलग धातु की छड़ को एक साथ एक सिरे को युग्मित कर दे, दूसरे को खुला छोड़ दिया जाए, अब इस युग्मक सिरे को गर्म किया जाता है, तो जो ठंडा सिरा है यहाँ विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये सीबेक का प्रभाव है। सीबेक के प्रभाव की खोज सीबेक नामक वैज्ञानिक ने 1821 के अंदर की। और इस पोल्टे की जो प्रभाव, पोल्टियर प्रभाव, इसकी
पोल्टे नामक वैज्ञानिक ने 1834 में की। तो ये एकदम सीबेक के प्रभाव का एकदम विपरीत है। तो इसमें यही पूछा है कि पोल्टियर प्रभाव किसका विलोम है? सीबेक के प्रभाव का विलोम है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, ऐसे सिस्टम में वह प्रभाव चालक की कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक धारा का संवहन करता है, किस नाम से जाना जाता है? यानी एसी का वह प्रभाव जो चालक के अंदर से न प्रवाहित होकर सतह के ऊपर ज़्यादातर धारा प्रवाहित है, तो उस प्रभाव को हम सतह प्रभाव या स्किन प्रभाव कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किन प्रभाव को या सतह प्रभाव एक ही चीज़ है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी स्किन प्रभाव यानी या सतह प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत प्रेस में अभ्रक किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी जो विद्युत प्रेस है, स्त्री है, इसमें अभ्रक क्यों प्रयोग की जाती है? हीटिंग एलिमेंट को यानी उस धातु से पृथक रखने के लिए। तो क्या क्यों की जाती है? इंसुलेशन के रूप में हम कह सकते हैं। नहीं, हीटिंग एलिमेंट जो उसका हीटिंग एलिमेंट होता है, उसको धातु की जो प्लेट होती है, उसकी जो प्लेट है उसके बीच पृथक रखने के लिए करते हैं। तो अचालक के रूप में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अचालक के रूप में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दर्शित आरेख निम्न में से किस घटक का मानक प्रतीक है? यानी जो ये आरेख दर्शाया है ये किसका है? अब देखो कौन कौन से ऑप्शन वो सभी बना लेते हैं एक बार। एन चैनल मॉसफेट, यानी ए ऑप्शन में दे रखा है एन चैनल मॉसफेट। अब देखो मॉसफेट का प्रतीक किस प्रकार का होता है? मॉसफेट का ये ड्रेन, ये सोर्स और ये हो गया गेट, इसमें एक एरो अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया एन चैनल है मॉसफेट। और यदि बाहर की तरफ आ रहा है, ये एरो विपरीत होता, बाहर की तरफ आता, तो ये हो जाता पी चैनल। इसके अलावा इसका एक और भी है, सेम यही है। यहाँ एक जेनर डायोड लगा दो, ये भी मॉसफेट का ही है। ये एक जेनर डायोड लगा दिया, तो ये भी एन चैनल मॉसफेट है। अब पी चैनल बनाना है, तो ये यानी ये एरो बाहर की तरफ, चलो मैं बना ही देता हूँ। देखो पी चैनल, ये ड्रेन, ये सोर्स और ये गेट, ये हो गया पी चैनल। या डायोड लगाना जेनर डायोड, वो भी सही है, जेनर डायोड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जेनर डायोड लगा तो भी वही होगा। ये हो गया पी चैनल। पी चैनल मॉसफेट। तो ये एन चैनल, ये पी चैनल, यहाँ जेनर डायोड भी लगा सकते हैं, जबकि मैंने अलग अलग दर्शा दिया था कि इस प्रकार का भी होता है और इस प्रकार का भी होता है मॉसफेट का। बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर कहो या चाहे बीजेटी कहो, एक ही चीज़ है। तो ट्रांजिस्टर का क्या होता है? ये हो गया ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, एमीटर, बेस। अब इसमें एक तो पीएनपी और एक एनपीएन। यदि यहाँ एरो इस प्रकार से दर्शाते हैं, तो ये तो हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर या बीजेटी, और अंदर की तरफ दर्शाते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया ये कलेक्टर, ये एमीटर और ये बेस, ये हो गया पी एन पी ट्रांजिस्टर या बीजेटी। अगला है आईजीबीटी। आईजीबीटी का किस प्रकार से होता है? आईजीबीटी
कलेक्टर, एमिटर और गेट। कलेक्टर, एमिटर और गेट 3 संयोजक हो गए। अगला क्या है? वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड का प्रतीक किस प्रकार का होता है? डायोड, और ये हो गया यानी कैपेसिटर प्लेट युक्त डायोड, एनोड और कैथोड, ये हो गया वेरेक्टर डायोड, ये IGBT। तो ये अलग अलग बना दिया। अब इसमें क्या है, जो आरेख दे रखा है वो किसका है? एन चैनल मॉसफेट, ये है, यानी जो आरेख यही दे रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन चैनल मॉसफेट। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चल लोहा उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है तो क्वाइल में, यानी एक चल लोहा उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है। और देखो, चल लोहा उपकरण यानी मूविंग आयरन है और इसको एमीटर के रूप में प्रयोग करते हैं, तो मूविंग आयरन है, स्थिर क्वाइल है, तो क्वाइल में यदि वोल्ट मीटर के तौर पर प्रयोग करते हैं तो पतले तार के ज़्यादा लपेटे लगाएंगे, और एमीटर के रूप में प्रयोग करते हैं तो मोटे तार के कम लपेटन लगाएंगे। यानी मूविंग आयरन है, PCMI भी हम कह सकते हैं, यानी परमानेंट क्वाइल मूविंग आयरन यंत्र है ये, तो इसमें मोटे तार के कम टर्न लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मोटे तार के कम टर्नों की संख्या, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थायी चुंबक चल क्वाइल उपकरण में विक्षेपण बल किसके सीधा समानुपाती होता है? एक स्थायी चुंबक चल क्वाइल उपकरण, स्थायी चुंबक चल क्वाइल उपकरण, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, PMMC यंत्र। PMMC यंत्र के अंदर टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क किसके समानुपाती होता है? टॉर्क समानुपाती होता है फ्लक्स के और इसकी क्वाइल में से प्रवाहित धारा, इन दोनों के ही समानुपाती होता है। तो देखो, टॉर्क समानुपाती होता है फ्लक्स के और धारा के, I के, इन दोनों के ही गुणनफल के समानुपाती। अब देखो, फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है? अब ऑप्शनों को देख लो पहले। वायु अंतराल में फ्लक्स, यानी ये फ्लक्स, वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व है तो फ्लक्स है। तार में टर्नों की संख्या से फ्लक्स प्रभावित होता है, तो इससे भी प्रभावित होगा। क्वाइल में से गुजरने वाली धारा के भी समानुपाती होता है, तो ये भी होगा। परबाई क्वाइल क्षेत्र, इन क्वाइल का जो कटाक्ष क्षेत्र है वो, तो यानी फ्लक्स प्रभावित होता है ना कटाक्ष क्षेत्रफल से, कोर की, यानी कोर के कटाक्ष क्षेत्रफल से, चालकों की संख्या से, जो कोर का क्षेत्र पदार्थ है उससे, तो इससे फ्लक्स प्रभावित होता है। तो इन सभी कारकों से टॉर्क प्रभावित होगा, यानी कुछ कारकों से फ्लक्स प्रभावित हो रहा है, कुछ से धारा, तो ये सभी से ही टॉर्क प्रभावित होगा, क्योंकि टॉर्क फ्लक्स से भी प्रभावित होगा और धारा से भी प्रभावित होगा। तो इन सभी से के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ई, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक गतिशील क्वाइल उपकरण का स्केल होता है। स्थायी चुंबक गतिशील क्वाइल यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, PMMC यंत्र है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र है, तो इसका स्केल आनुपातिक होता है। तो आनुपातिक को दूसरा प्रकार, यानी नाम क्या है इसका? यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं हम, यानी इसका स्केल आनुपातिक होता है, तो आनुपातिक को हम यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, यूनिफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 300 RPM की गति है तो तुल्यकालिक जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी? एफ क्या होगी? एफ पूछा है, तो क्या दे रखा है? देखो, पोलों की संख्या है 4, P बराबर है 4 और N बराबर है 300, N बराबर है 300 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट। एफ पूछा है, तो एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर होता है Pn/120। P का मान क्या है? 4, N क्या है? 300/120, 0, 3, 10, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 10 हर्ट्ज। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 10 हर्ट्ज। किसमें? ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, 6 पोल
तुल्यकालिक प्रत्यावर्तक के एक परिक्रमण में से होकर गुजरी हुई विद्युतीय डिग्री की संख्या क्या होगी। यानी एक चक्कर में कुल वैद्युतिक डिग्री कितनी होगी। तो एक चक्कर में कुल वैद्युतिक अंश या डिग्री बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 180 इंटू पोलों की संख्या। यानी एक चक्कर में कुल वैद्युतिक डिग्री बराबर होता है 180 इंटू पी। कई बार इस प्रकार से भी लिख देते हैं 360 इंटू पोल जोड़ों की संख्या, पोल जोड़ों की संख्या। और इसका ऐसे क्या हो गया 360 इंटू पी बट्टा 2 यानी पोल जोड़ों की। तो इसको वापस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 इंटू पी। सूत्र ये की रहेगा, यही बनेगा। तो 180 इंटू पी। अब देखो एक कितना हो जाएगा 180 इंटू पोलों की संख्या क्या है 6, तो कितना हो जाएगा 1080। तो 1080 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1080 डिग्री। किस ऑप्शन में है, ई ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ई 1080। अगला क्वेश्चन है गतिशील क्वाइल स्थायी चुंबक उपकरण में फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। गतिशील क्वाइल स्थायी चुंबक यानी PMMC यंत्र है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र है। अब देखो परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र है, इसके अंदर का क्या है, एक तो स्थिर चुंबक है और एक गतिशील क्वाइल है। यदि गतिशील क्वाइल की नियंत्रण स्प्रिंग हम निकाल देते हैं तो यह फ्लक्स मीटर बन जाएगा, क्योंकि यदि इसको किसी यानी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के नज़दीक ले जाते हैं तो क्वाइल के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होगा और अंदर ही अंदर उसमें धारा प्रवाहित होकर स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। फलस्वरूप वह कंपन करने यानी मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण या प्रतिकर्षण करके पाठ्यांक दर्शाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसको हम एक नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल कर फ्लक्स मीटर के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल कर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। मेगर का प्रयोग क्यों करते हैं, इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। अब इन ऑप्शनों में देखो निम्न प्रेरकत्व, निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व, उच्च प्रतिरोध, निम्न धारिता। अब यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो मेगर से माप नहीं सकते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। अब प्रतिरोध भी कौन सा, निम्न या उच्च। तो अब मेगर से हम इंसुलेशन का प्रतिरोध मापते हैं मेगा ओम में, यानी उच्च प्रतिरोध मापते हैं। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका, उच्च प्रतिरोध मापने के लिए, यानी मेगा ओम में प्रतिरोध मापने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो गया डी, उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम विद्युत के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, दाएं हाथ का हस्त नियम क्या कहता है कि दाएं हाथ का अंगूठा, प्रथम अंगुली और मध्यम अंगुली, इन तीनों को परस्पर एक दूसरे के समकोण पर यानी 90 डिग्री के कोण पर इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा घुमाव की दिशा में हो, प्रथम अंगुली धारा प्रवाह की फ्लक्स की दिशा में हो, यानी अंगूठा घुमाव की दिशा में हो, ये फ्लक्स की दिशा में हो, तो द्वितीय अंगुली या मध्यम अंगुली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाएगी। तो ये क्या दर्शाएगी, जो जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है उसकी दिशा दर्शाएगी। तो ये मोशन यानी घुमाव की दिशा, ये फ्लक्स की दिशा, ये धारा प्रवाह की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा भी कह सकते हैं। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाएगी, यानी धारा प्रवाह की दिशा भी कह सकते हैं। धारा प्रवाह यानी एम एफ और सी करंट प्रवाह की दिशा भी कह सकते हैं इसे। तो यदि इसमें धारा प्रवाह की दिशा पूछे तो भी सही होता और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा तो भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। अगला क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्तक के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होती है। अब देखो प्रत्यावर्तक के रोटर में डीसी सप्लाई देनी है, इसका से क्या हो गया कि रोटेटिंग फील्ड है। यदि इसमें यह लिख देता है कि स्टेटर में डीसी आपूर्ति के लिए,
अब स्टेटर का देता है तो इसका ऐसे क्या हो जाता है कि रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का है, जबकि ये कह रहा है कि रोटर में डीसी आपूर्ति देनी, इसका ऐसे क्या हो गया कि रोटेटिंग फील्ड प्रकार का है, यानी इसकी फील्ड तो है घूर्णित और स्टेटर है इसका, यानी आर्मेचर कॉइल है इसकी स्थिर। तो फील्ड घूर्णित है तो केवल एक प्लस और एक माइनस है कि दो स्लिप रिंग काफ़ी होती है, यानी दो स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं। तो रोटेटिंग ये फील्ड हो गया तो इसमें दो ही स्लिप रिंग प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो गया बी 2। और यदि ये बोल देता है इसमें कि स्टेटर को डीसी आपूर्ति प्रदान करनी है तो फिर रोटर की पूछता है कि कितनी स्लिप रिंग लगेगी। तो यदि स्टार में संयोजित है प्रत्यावर्तक 3 फेज स्टार संयोजित है तो 4 होते 3 फेज की और 1 न्यूट्रल या उदासीन की। यदि डेल्टा में संयोजित है तो 3 होती। तो इस प्रकार से हम निकालते। तो ये रोटर यानी घूर्णित रोटर डीसी आपूर्ति रोटर को दे रहा है, इसका ऐसे क्या हो गया कि रोटेटिंग फील्ड प्रकार का है, तो राइट आंसर होगा 2 स्लिप रिंग। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक अल्टरनेटर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब ऑप्शन देखो, एक यह स्टेटर से आपूर्ति लेता है, यानी स्टेटर से आपूर्ति लेने का ऐसे क्या हो गया कि इसकी जो सउत्तेजित अल्टरनेटर है, इसका ऐसे हो गया कि यह सउत्तेजित अल्टरनेटर है और स्टेटर से जो पैदा हो रही है वो ही रेक्टिफायर करके रोटर को हम दे रहे हैं, यानी फील्ड को दे रहे हैं, तो ये सही है। अब ये स्टेटर से लेता है और स्टेटर से देता भी है, ये भी लिख देते तो भी सही होता। ये एसी और डीसी दोनों का उत्पन्न करता है, नहीं, प्रत्यावर्तक है तो एसी का उत्पन्न करता है। और हमेशा प्रेरित विद्युत वाहक वाला हमेशा प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है, उसे हम किस प्रकार से लेते हैं? डायरेक्ट ले रहे हैं तो प्रत्यावर्ती मिलेगा, यदि दिक् परिवर्तक से ले रहे हैं कम्यूटेटर से तो डीसी मिलेगा, जबकि प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है, तो ये गलत है, यानी ये एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है, नहीं, एसी उत्पन्न करता है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है, हाँ सही है, यानी रोटेटिंग फील्ड प्रकार का होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र तो घूर्णित होता है और आर्मेचर स्थिर होता है। अगला ऑप्शन क्या है, इसके आर्मेचर स्थिर होता है, ये भी सही है, यानी रोटेटिंग फील्ड प्रकार का है ये, तो फील्ड तो घूर्णित है और आर्मेचर स्थिर है। यह यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है, ये भी सही है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया बी, यह एसी और डीसी दोनों को उत्पन्न करता है, यानी एसी और डीसी दोनों को उत्पन्न नहीं करता है, केवल एसी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? एक इंडक्शन मोटर है, वो किस सिद्धांत पर काम करती है? अब ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव यानी विद्युत स्थितिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, तापन प्रभाव, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रभाव। तो ये किस पर काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रभाव पर काम करती है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो क्या हो गया बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है? यानी इनमें से कौन सा बिना उत्तेजित किए, यानी अनएक्साइटेड सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है, यानी प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं हो, यानी प्राथमिक में घुमाव की आवश्यकता न हो, बिना एक्साइट किए गए सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। तो रिलक्टेंस मोटर सही है, रिलक्टेंस मोटर सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर होती है। रिपल्सन मोटर यानी प्रतिकर्षण मोटर सिंगल फेज मोटर है, परंतु सिंक्रोनस मोटर नहीं है। यूनिवर्सल मोटर ये एक एसी श्रेणी मोटर है, एसी सीरीज मोटर ये भी हो गया, यानी श्रेणी मोटर ये एक एसी श्रेणी मोटर है। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? रिलक्टेंस मोटर। तो रिलक्टेंस मोटर इसका यानी राइट आंसर हो गया सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है रिलक्टेंस मोटर, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से के लिए की जाती है, यानी जो सिंक्रोनस मोटर है उसके अंदर डैम्पिंग वाइंडिंग क्यों की जाती है? अब ऑप्शन में देखो, स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, हंटिंग रोकने के लिए, शोर का स्तर कम करने के लिए, एडी करंट कम करने के लिए, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डैम्पिंग वाइंडिंग है
वो स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रदान करती है और हंटिंग को भी रोकती है, यानी डैम्पिंग वाइंडिंग करके स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना और हंटिंग को रोकना, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर भी कहलाती है। एक डीसी शंट मोटर को इनमें से अन्य नाम क्या है? नियतांक फ्लक्स मोटर सही है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग समांतर क्रम में लगी रहती है और बाहर से प्रभावित नहीं होती है, अतः यह नियतांक फ्लक्स मोटर भी कहलाती है। नियतांक वोल्ट मोटर तो जनरेटर होता है, वो तो लगभग नियतांक देता है, जबकि ये मोटर के बारे में। परिवर्तनीय वोल्ट मोटर, नियतांक धारा मोटर, नियतांक शक्ति गुणांक मोटर, तो क्या हो जाएगा? नियतांक फ्लक्स मोटर, यानी इसका फ्लक्स शून्य बार से पूर्ण बार तक लगभग स्थिर रहता है, तो ये नियतांक फ्लक्स मोटर कहलाती है। तो साथियों ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।